जय हिंद एंड वेलकम अगेन टू दिस वंडरफुल कास्ट। और आप लोग कैसे? बढ़िया, एक्साइटेड, रेडी टू विन। ओके, सो अब आइए मतलब की बात करें जो आपके लिए यूजफुल है। इंग्लिश का पेपर कोई भी हो, डेट इट भी आपने स्कूल के दिनों से भी देखा होगा, एंड फ्रीक्वेंटली जितने भी एग्जाम्स हुए हैं इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्रीहेंशन in every type of paper, let it be any type of examination. It may be bank examinations, AFCAT examinations, CD exams, studious examination, as well as SSC, CGL examinations. कोई भी examinations हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन आता ही आता है, और उसके बिना तो काम चलता ही नहीं है। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स है जिसको जानकर अगर आप जान जाएंगे तो उसमें आपको नॉलेज मिलेगी, एंड दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस वेरी इजीली एंड सिंपली विदाउट एनी डिफिकल्टी। सो आई होप लेट्स अंडरस्टैंड what are those tips that we are going to discuss, which will be helpful in your examinations and in your reading comprehension type questions. Let us know first. सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपको दिया है पैसेज, जो गिवन पैसेज है उसको आपको वन रीडिंग करनी है। एक बार उसको रीड कर लीजिए। इफ इट इज अ लेंदी, अगर लेंदी पैसेज है, अगर बहुत ज़्यादा लेंदी है एंड इट इज टेकिंग मच टाइम, और इट इज वेरी लेंदी, ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर आप क्या करेंगे? तो इतना टाइम आपके पास नहीं होता है, बिकॉज यू हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स अदर पार्ट ऑल्सो। रीजनिंग है, जीके है, मेंटल दिस क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, अर्थमेटिक्स है, उसकी तरफ भी आपको अटेंशन पे करना है, नॉट ओनली दिस। तो उसमें आपको इक्वली टाइम को डिवाइड करते हुए आपको मैनेज करना है वो टाइम की, हमें इंग्लिश के पेपर के लिए कितना टाइम स्पेयर करना है, और जीके एंड मैथ एंड रीजनिंग के लिए आपको कितना टाइम स्पेयर करना है अलग से। तो आपको जुडिशियसली उसको केयरफुली डिवाइड करना उस टाइम को, देन यू कैन ओनली सॉल्व दोस क्वेश्चंस। एंड इंग्लिश पेपर में, जैसा कि मैं आपको यहाँ इंग्लिश पेपर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसमें भी आपको डिवाइड करना, भाई रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में इतना टाइम लगेगा, दिस टेक सम टाइम, 2 और 3 मिनट्स इसमें लग सकते हैं, बट डोंट वरी, इतना लेंदी पैराग्राफ इसमें नहीं होता है। सीडीएस और एफकेट के एग्जामिनेशन में लेंदी पैराग्राफ नहीं आता है, मीडियम साइज का पैराग्राफ है, दैट यू कैन रीड वंस और ट्वाइस एंड यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस आल्सो। तो इतना ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, बस द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड प्रैक्टिस, एंड once you start doing the practices, it will be very easy for you. This is not going to be very difficult, any more difficult for you. So उसका मेन चीज आपको प्रैक्टिस करना है, और वही मैं लेके चल रहा हूँ। स्टार्टिंग हम यहीं से कर रहे हैं, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग इटसेल्फ। उसमें आपको 4 to 5 सेशंस आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशंस, so that you can easily be able to do all these practices and you can give the answers correctly. So let's start now. अभी ये जो पैसेज दिया गया है उसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि फर्स्ट आपने रीड किया उस पैसेज को, सेकंड पे एट द सेकंड स्टेज you need to read the questions 1, 2, 3 or 4, whatever questions are given to you, you have to read those questions one by one। एक एक करके आपको क्वेश्चन को रीड करना है, और रीड करने के साथ साथ
उसमें क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स दिए रहते हैं, कुछ कीवर्ड या क्लूज होते हैं, वो उस आंसर वहीं पे मिल जाता है। क्वेश्चंस में क्लू दिए रहते हैं, उस क्लू से आपको उसी पैसेज में आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जनरली, नॉट ऑलवेज, बट जनरली द आंसर इज गिवन इन द स्टार्टिंग पार्ट, इन द बिगिनिंग पार्ट। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर जनरली एंड ऑफ द पैसेज मिल सकता है। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस मे बी इन 95% केसेस। ओके। एंड जो मिडल में क्वेश्चन दिए जाते हैं वो भी, तो आपको वो देखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन के जो क्लूज हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उनको आपको देखना है कि ये वाले कीवर्ड पैराग्राफ में कहाँ पर हैं। नेचुरली फर्स्ट क्वेश्चन होगा तो वहां हो सकता है, तो वहां आप देखिए एक बार, तो वहां उसको आपको वहां पर आइडिया मिल जाएगा। दूसरी बात, जो अब इसमें जो क्वेश्चंस जो आते हैं, सेकंड थिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन जो होता है उसका ऑप्शन भी साथ में दिए रहते हैं। तो दे आर गिविंग 4 to 5 ऑप्शंस ऑफ ईच क्वेश्चन। So there are one or two questions which are seemingly out of context. वो देखने में ऐसे लगते हैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट हैं, आप समझ जाओ, उसको देखोगे एक बार तो ऐसा लगेगा ये तो बहुत एग्जैगरेटेड है या फिर आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। दीज कैन नॉट बी द राइट चॉइसेस। तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड, जिससे आपके ऑप्शन और कम हो जाएंगे। तो 5 ऑप्शंस में 2 हमने एलिमिनेट किए, तो यू विल हैव 3 ऑप्शंस, उसमें से फिर चूज करना और आसान हो जाएगा। तो यू आर गोइंग नियर बाई नियर, उसमें से एक आध ऑप्शन को और आप एलिमिनेट कर सकते हो केयरफुली रीड करने के बाद। ठीक है ना? तो इतना लंबा पैराग्राफ नहीं होता है, स्मॉल स्मॉल या मीडियम पैराग्राफ होता है, दैट यू कैन रीड ट्वाइस ऑल्सो। इतना टाइम आपको मिलेगा तो उस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लें, ठीक है, उसको एक बार देख लें, तो उसके जो 1 और 2 3 और 4 जो भी हैं क्वेश्चन हैं, उनको पढ़ने के बाद आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा पैराग्राफ के बारे में, उस पैसेज के बारे में एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि भाई इसमें ये है, इसका थीम ये है, मैसेज ये है, तो उसका मैसेज के बारे में मालूम पड़ जाएगा। और इसमें जो वोकेबलरी वर्ड्स आते हैं, वोकेबलरी के रिलेटेड वर्ड्स हैं, जैसे फाइंड आउट द मोस्ट नियर मीनिंग टू दीज वर्ड्स, है ना? तो उसमें आपको फिर एंटोनिम सिनोनिम जैसे जो वर्ड्स होते हैं, या उससे मोस्ट नियरिंग वर्ड्स और या अपोजिट वर्ड्स, ठीक है, द नियरेस्ट एंड द अपोजिट वर्ड, वो आपको फाइंड आउट करने हैं इसमें से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इट विल नॉट टेक मच टाइम, but only thing is that you have to practice it and you will get to know everything about this. Okay, so let's now start reading the paragraph. We will be giving first reading itself. आइए पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे instructions, these are instructions here. Read the following passages carefully and choose the best answer. क्या हमें बेस्ट आंसर देना है? आउट ऑफ द गिवन 4 to 5 ऑप्शंस, वी हैव टू गिव द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स। दे आर गिविंग 4 ऑल्टरनेटिव्स हियर, उसमें से आपको हमको बेस्ट आंसर सिलेक्ट करना है। ओके, सो यू कैन रीड, आई एम गिविंग यू 1 minute टाइम, यू कैन रीड एंड देन वी विल डिस्कस फर्दर।
हम्म। आपने पढ़ लिया होगा। हम्म। तो आपने रीडिंग कर ली एक बार। अब आपने रीडिंग किया है तो आपको इसका जनरल आइडिया मिला हुआ कि व्हाट इज अबाउट इट, इसमें क्या मैसेज है, क्या थीम है इसका, किसके बारे में ज्यादा डिस्कस किया गया है। तो ये आपने जब समझा है और इसको आपने रीड किया है, देन यू विल हैव टू रीड द क्वेश्चंस, है ना, एंड देन यू विल हैव टू फाइंड आउट द क्लूज। तो एक बार फिर से, वंस अगेन यू कैन रीड इट विद मी। पर्सनली आई हैव बीन very opportunate and almost inevitably, कहते हैं कि राइटर जो ऑथर है, ही सेज दैट पर्सनली वो बहुत अपॉर्चुनेट था, भाग्यशाली था, एंड ऑलमोस्ट इनएविटेबली, लगभग असंभावी रूप से, इसेंशियली, है ना, आई हैव रिसीव्ड कर्टसी फ्रॉम माई ओन कंट्रीमैन, क्योंकि वो अपने ओन कंट्री का था तो उसके कंट्रीमैन की उनके साथ सहानुभूति थी, कर्टसी थी, उनका उनका रिस्पेक्ट था उसके लिए, एज वेल एज फ्रॉम द इंग्लिश, बट ऑल्सो फ्रॉम द इंग्लिश, इंग्लिश पीपुल से भी था जिन्होंने उनको जेल में डाला था, उनको अरेस्ट किया था, जो ओपोनेंट थे उनके, उनके भी मन में उनके प्रति सम्मान था। इवन माई गोरस एंड पुलिसमैन हु हैव अरेस्टेड मी, और जो जेल के मेंबर थे, गोरस तो जेल इन स्टाफ, जो जेल का स्टाफ, प्रिजन स्टाफ था जो, एंड द पुलिसमैन हु हैव अरेस्टेड मी और एस्कॉर्टेड मी, जिन्होंने मुझे अरेस्ट किया था, जो मुझे साथ में ले जा रहे थे, अरेस्ट करके मेरे साथ जा रहे थे, एस्कॉर्टेड मी एज अ प्रिजनर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो मेरे साथ इस प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे, हैव बीन काइंड टू बी, वो भी मेरे मेरे लिए लिबरल थे, वो मेरे लिए लिबरल थे या काइंड थे, मुझसे उन्होंने कभी भी सख्ती नहीं दिखाई या मिसबिहेव नहीं किया, वो मेरे लिए लिबरल थे, मेरे प्रति लिबरल थे। एंड मच ऑफ द बिटरनेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो, और हमारा उनके साथ जो भी संघर्ष था, कॉन्फ्लिक्ट था, देखिए कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष होता है ना, बिटरनेस क्या होता है, बिटरनेस होता है दुर्भावना या कड़वापन, है ना, तो जो भी थी हमारे उनके बीच में, एंड स्टिंग ऑफ गोल लाइफ, जेल का जो लाइफ था, जो मुझे दर्ददायक हो सकता था, हैज बीन टोन्ड डाउन बिकॉज ऑफ दिस। अब ये वर्ड आया है, टोन्ड डाउन, तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं समझने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट जैसे हो गया, गोलप्स हो गया, ये इस तरह से, अपॉर्चुनिट, लकी, है ना, टोन डाउन बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन टच, ह्यूमन टच था उनके अंदर में, एक मानवता थी, मानवता की भावना थी, इसलिए उन्होंने मुझे ज्यादा कुछ कष्ट नहीं दिया, वो मेरे प्रति सिंपैथेटिक थे, ठीक है। ये क्या है, टोन्ड डाउन मतलब सॉफ्ट डाउन हो गया, वो सॉफ्ट डाउन हो गया, जो हार्डनेस होनी चाहिए थी वो सॉफ्ट डाउन हो गई, बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन टच। इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग दैट माई ओन कंट्रीमैन, इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग, ये कोई आश्चर्यजनक नहीं था कि मेरे ओन कंट्रीमैन, मेरे खुद के निवासी, देश के नागरिक, शुड ट्रीट मी सो, वो भी मुझे ऐसा ही ट्रीट करते, फॉर आई हैड गेन अ मेजर ऑफ नोटोरिटी। वो जेल में जब आदमी जाता है तो नोट, ये होता है नोटोरिटी, मतलब बदनामी, बुरा नाम, बैड नेम, तो बैड नेम मिलता है कि भाई वो उसको अरेस्ट कर लिया, वो जेल जा रहा है, तो उसकी गलत फीलिंग आ जाती है लोगों के मन में, तो जो बैड नेम था, एंड पॉपुलरिटी अमंग देम, तो मेजर ऑफ जो मेजर था उनका, तो उनके अंदर क्या था, नोटोरिटी ज्यादा थी मेरी, बैड नेम ज्यादा था, या मेरी पॉपुलरिटी थी।
वो जब देश के लिए कोई काम कर रहा था, फॉर द गुड ऑफ पीपल, ही वॉज डूइंग गुड, ऑल दिस स्ट्रगल फॉर गुड ऑफ देयर ओन पीपल, तो उनके मन में उनके प्रति पॉपुलैरिटी थी। इवन फॉर इंग्लिशमैन आई वॉज एन इंडिविजुअल, इंग्लिशमैन के लिए मैं एक इंडिविजुअल ही था, एंड नॉट मियरली वन ऑफ दोज मासेस, एंड आई इमेजिन द फैक्ट दैट आई हैव रिसीव्ड माई एजुकेशन इन इंग्लैंड ब्रॉट मी नियर टू देम। और मुझे लगता है कि जो मेरी एजुकेशन जो इंग्लैंड में रही है, उसकी वजह से मेरी लैंग्वेज भी उनसे मिल जाती थी। हमारा जो है वार्तालाप जो था, डिस्कशन जो था, या उसको ये मान सकते हैं कम्युनिकेशन जो था, वो हो जाता था। तो उसकी वजह से वो मेरे नियर आ गए, क्योंकि मैं उनको अच्छी इंग्लिश बोल सकता था, वो मेरी बात को समझ सकते थे, मैं उनकी बात को समझ सकता था। अब ये आपने रीड किया एक बार, अब नाउ वी विल गो टू द क्वेश्चन। अब ये रीडिंग आपको, फर्स्ट रीडिंग जब हो जाती है, तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाता है, पैसेज का एक जनरल आइडिया आपको मिल जाएगा। जैसे ही जनरल आइडिया मिलेगा, तो आपको फिर क्वेश्चन के आंसर जो है फाइंड आउट करना इजी होता है। नंबर 1 क्वेश्चन इज द फ्रेज ऑलमोस्ट इनएविटेबली। कहाँ है ये ऑलमोस्ट इनएविटेबली? दिस इज द फ्रेज ऑलमोस्ट इनएविटेबली, ठीक है। इन दिस पैसेज मीन्स, इस पैसेज में ये जो फ्रेज दिया है ऑलमोस्ट इनएविटेबली, इसका मीन्स क्या है? व्हाट डज दिस मीन? ऑप्शंस हैं विदाउट, विदाउट प्रेसिडेंस, अनएक्सपेक्टेडली, इनवेरिएबली और कंसिडरेबली। अब विदाउट प्रेसिडेंस क्या है? बिना किसी ऐसी इंसिडेंट के, या मुझे इससे पहले कुछ हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ था, तो ये इसमें सूट नहीं करेगा, ये इसका अर्थ नहीं है, इसका मीनिंग नहीं है, विदाउट प्रेसिडेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ है ऑलमोस्ट इनएविटेबली। इनएविटेबली का मतलब होता है नेसेसरी, नेसेसरीली, है ना, अनअवॉइडेबली, जिसको बचा नहीं सकता, वो मतलब बहुत आवश्यक था, है ना। तो यहाँ आवश्यक तो इसमें नहीं है। अनएक्सपेक्टेडली, अचानक, ये भी नहीं है। इनवेरिएबली, और ये देखिए कंसिडरेबली, ये भी नहीं है। इनएवरिएबली, ये दिस इज द राइट आंसर। इनवेरिएबली इसका मतलब है सच में, इन रियलिटी, इनएविटेबली, आवश्यक रूप से, सचमुच, है ना। तो इनएविटेबली मतलब सचमुच, इन रियल। तो इसका ये जो सही है मीनिंग ऑलमोस्ट इनएविटेबली का, ऑप्शन सी है, इनवेरिएबली। गॉट दैट? तो इसी तरह आपको वोकैबुलरी भी अच्छी होगी ना, यू हैव गुड वोकैबुलरी, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग। तो इसके लिए आपको वोकैबुलरी, बहुत सारी वोकैबुलरी आपको भी लर्न ही करनी है। You can learn from anywhere, from the books, from the dictionary, from the newspaper, whatever source you get from. You can enhance your vocabulary. You can boost your vocabulary from anywhere, any source. This is very important. This is going to help you a lot. इससे आपको काफी मदद मिलेगी। तो देखिए, ये ऑप्शन सी हो गया, सही है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, द राइटर इज ऑफ द ओपिनियन, the writer is the opinion that the bitterness of conflict has been toned down because of। अब राइटर इस बात का ओपिनियन है कि लेखक का विचार है कि बिटरनेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन टोन्ड डाउन बिकॉज ऑफ। अब ये जो कीवर्ड मैंने बोला था, व्हाट हिंट आई गेव यू, दैट दिस थिंग वी हैव टू फाइंड आउट सम कीवर्ड्स और क्लूज विद इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, है ना। तो पूछ क्या रहा है वो, बिटरनेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन टोन डाउन, क्यों टोन डाउन हुआ था। तो ये हमको क्लू मिल गया, ये जो वर्ड्स हैं, सम कीवर्ड्स आर देयर, सम क्लू इज देयर, सो वी हैव टू फाइंड आउट इन द पैराग्राफ। अब देखिए यहां पर,
सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये जो दिए गए ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा सही है। बिटरनेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन टोन डाउन बिकॉज ऑफ, तो उनके संघर्ष का जो बिटरनेस थी, बिटरनेस जो थी तो वो कैसे हुई टोन डाउन। तो दीज वर्ड्स वी विल हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द पैराग्राफ। सो देखिए, एक बार रीडिंग करें तो आपको मिल जाएगा। Almost inevitably, I have received courtesy from my own countrymen as well from English. Even my rulers and the policemen who have arrested me or escorted me as a prisoner from place to place have been kind to me, and much of the bitterness आ गया, much of the bitterness of conflict, ये वर्ड आ गया, and the sting of gold life has been toned down आ गया, सेम देखिए ये आ गया, has been toned down, these are words। तो यहाँ पे आपको ये वर्ड मिल गए हैं। सो नाउ अभी आपको ये इजी हो जाएगा, ठीक है। सो हैज बीन टोन डाउन बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन टच। सो वेयर इज द राइट आंसर हियर, दैट वील हैव टू फाइंड आउट। तो क्यों ऐसा हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है द एडवर्सरीज कर्टियस बिहेवियर, क्या उसका बिहेवियर इतना अच्छा था, कर्टियस था, इसकी वजह से ऐसा हुआ? ऐसा तो इसमें नहीं दिया पैराग्राफ में। देन द राइटर्स बीइंग क्लोज टू द इंग्लिशमैन एंड द ह्यूमन टच इन देयर नेचर, ये यहां पर सॉरी, तो बिकॉज ऑफ हिज एडवर्टीज दैट इज द एडवर्टीज डिप्लोमेटिक बिहेवियर और his good behavior, the writers being close to the Englishman, which has been the best option here? So the best option is the Adverty's diplomatic behavior। क्या लिखा था? toned down because of this human touch। और ये कहाँ था कि ये देखिए यहाँ पर, रिसीव courtesy from my own countrymen, even my police brothers have arrested me, escorted me prisoner from place to place, have been kind to me, much as bitterness have been toned down। टोन्ड डाउन किसलिए हुआ था? तो ये ऑप्शन हमारा बी इसमें सही आएगा कि एडवर्टीज डिप्लोमेटिक बिहेवियर, उसका बिहेवियर कैसा था? डिप्लोमेटिक था, कूटनीति इसमें आ रही थी, डिप्लोमेटिक बिहेवियर था, इसलिए उसका टोन्ड डाउन हुआ। उसको मालूम था कि ये जो इंसान है जिसको हमने अरेस्ट किया हुआ है, जिसको पकड़ा हुआ है, इसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए उसको उन्होंने डिप्लोमेटिकली इसका हेल्प लिया, डिप्लोमेसी अपनाई उन्होंने कि अगर इनके साथ ज़्यादा सख्ती अपनाएंगे तो जो जनता है, आम पब्लिक है, ये हमारे अगेंस्ट में हो जाएगी। रूलर्स का ये था, तो ज़्यादा इसलिए अब इसके जरिए ही हम डिप्लोमेटिक रिलेशन या इसको समझौते की टेबल पर ला सकते हैं, सो दैट जो लोग हैं इसके साथ, मासेस हैं, दे कैन ऑल्सो बी काम डाउन, वो भी शांत हो जाएंगे। और इस तरह से उन्होंने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आदमी था, ये नॉर्मल आदमी नहीं थे जिनको अरेस्ट किया जा रहा है, जो राइटर हैं, ही वॉज नॉट ए नॉर्मल मैन, ही वॉज पॉपुलर अमंग द मासेस, अपने लोगों में वो पॉपुलर थे, ठीक है ना, बिकॉज लिखा है ना पॉपुलरिटी। तो इस चक्कर में उसने सोचा कि भाई डिप्लोमेसी होनी चाहिए, तो डिप्लोमेटिक बिहेवियर की वजह से उनको रखा था, ठीक है। सो अवर आंसर इज हियर बी, बी इज अवर राइट आंसर, एडवर्टीज डिप्लोमेटिक बिहेवियर। तो इस पैराग्राफ को रीड करने के बाद आपको सही आंसर मिल जाएगा, आप समझ जाएंगे तो उसका राइट आंसर यहां पे मिल जाएगा। सिमिलरली अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, द राइटर्स ओन कंट्रीमैन
treated him with love and regard because of राइटर के ओन अपने देशवासी भी उनको बहुत ज्यादा प्यार और सम्मान देते थे. द राइटर्स ओन कंट्रीमैन ट्रीटेड हिम विद लव एंड रिगार्ड. तो ओन कंट्रीमैन, अब देखो इसमें भी आपको मिल जाएगा क्लू, है ना. ट्रीटेड हिम विद लव एंड रिगार्ड. अब यहाँ पे ऐसे कई वर्ड हैं जो उनको लव एंड रिगार्ड मिल रहा था. फ्रॉम माई ओन कंट्रीमैन, है ना. वो यहाँ पे भी लिखा है. तो इसमें रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा था कि उनके देश के ही लोग उनसे बहुत प्यार करते थे. तो देखो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपको. I was not surprised that my own countrymen should treat me so, for I had given. क्योंकि मेरे लोग भी, जैसे अंग्रेज मुझको सॉफ्ट थे, मेरे लिए सहानुभूति रखते थे. सो ऐसे ही मेरे अपने ओन कंट्रीमैन जो था ना, ओन कंट्रीमैन हमारे देश के लोग भी, ओन कंट्रीमैन आ गया ना यहाँ पे, ओन कंट्रीमैन should treat me so, for I had gained a measure of notoriety and popularity among them. तो इनको क्या था, पॉपुलरिटी थी. ठीक है. तो बिकॉज ऑफ हिज वाइड स्प्रेड पॉपुलरिटी अमंग द मासेस. तो इस तरह से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये वाला क्वेश्चन हुआ. इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं. इसको रीड करना है केयरफुली और क्वेश्चंस को समझना है ढंग से, और समझने के बाद उसको क्वेश्चन का आंसर देना होता है. तो इसी तरह से हर क्वेश्चन में कुछ क्लूज होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, दैट यू हैव टू सर्च इन द पैराग्राफ, इन द पैसेज. उस पैसेज में सर्च करने के बाद आपको आंसर उसके आसपास ही मिल जाता है. तो it is not much difficult, but the only thing is that you will have to practice, practice and practice. Okay, we will be discussing some more such type of topics in the next class. So if you like this class, if you understand, you can share with your friends, share with your relatives or your acquaintances. And also, if you want to study and read the grammar rules also, you can watch the playlist of my channel, and there you will get a number of grammatical rules so that you can enrich your vocabulary as well as your grammar knowledge. Okay, wish you good luck. Thank you.